अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि मेरा नेशनल कमीशन के नाम से होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, इसमें थोड़ा सा चीजें बदलती हैं। कैसे बदलेंगे? पहला तो एक प्रेसिडेंट होगा, इट विल बी द सेम वन कि एक एक्स्ट्रा मेंबर, और अभी तक आपने 2 मेंबर्स पढ़ा था, इसमें क्या होगा 4 मेंबर्स हो जाएंगे, और 4 में से एक हमारी वुमेन होनी चाहिए, यानी कि एक हमारा वुमेन होना कंपलसरी है। आफ्टरवर्ड्स प्रेसिडेंट जो होना चाहिए, यानी कि जो मेरा प्रेसिडेंट है वो चाहे तो वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, मतलब वो चाहे तो वर्किंग हो या फिर वो रिटायर हो। अब ये मेंबर्स जो है यानी कि प्रेसिडेंट्स और जो 4 अदर मेंबर्स, ये सारे के सारे सेलेक्ट होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सेलेक्टेड होने चाहिए। अब हम इसमें कंप्लेन फाइल की बात करते हैं। इसमें कंप्लेन जो होगा वो चाहे तो 1 करोड़ के, यानी 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ऊपर का होगा, उससे कम का नहीं माना जाएगा। आफ्टरवर्ड द सेम प्रोसीजर विल बी हैपन। जो भी गुड्स होगा उसको लेबोरेटरी में सेंड किया जाएगा टेस्ट के लिए अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्डर्स या फिर जो भी रूल्स होंगे। अगर मान लीजिए रिजल्ट पॉजिटिव है तब तो ठीक है, कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड, कंज्यूमर खुश है, उसको कुछ ना कुछ रिलीफ या फिर कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। एंड सपोज दैट कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो क्या होगा? सेम वन विल बी हैपन अगेन। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है स्टेट कमीशन के ऑर्डर से, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर यानी केस फाइल कर सकता है 30 दिनों के अंदर में। इसमें थोड़े से फाइन्स या पेनाल्टीज के रूल्स डिफरेंट होते हैं। वो डिपॉजिट करेगा 50% ऑफ पेनाल्टी अमाउंट, वो भी वो अमाउंट जो कि 1 करोड़ की वैल्यू से अधिक का होना चाहिए, कम का नहीं। देखिए कम वाली बात यहाँ क्यों की जा रही है, क्योंकि अभी आपने पास में पढ़ा था कि चाहे तो स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम का अगर बंदा सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो आगे भी प्रोसीजर करेगा, करता रहेगा। एक में भी हो सकता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम वाला है तो स्टेट नेशनल तक भी आ सकता है या स्टेट वाला भी आ सकता है, तो मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई बंदा पर्सनली नेशनल से सेटिस्फाइड नहीं होता है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसके लिए अगर 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है देन ही हैव टू पे 50% ऑफ पेनाल्टी अमाउंट, अगर उसको जो भी मतलब सेटिस्फैक्शन या फिर रिलीफ के लिए चाहिए। तो ये चीजें अब आप नोट कर लीजिए। देखिए अभी तक हमने 3 जुडिशियल एजेंसीज के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कुछ कंज्यूमर्स को रिलीफ भी दिए गए थे। रिलीफ का मतलब होता है ना, जैसे सपोज दैट कि कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ, मान लीजिए उसको लॉस हुआ गुड्स का या फिर जो भी उसको मान लीजिए सफरिंग हो, कुछ भी प्रॉब्लम से वो मतलब गुड्स से रिलेटेड है उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देन अब वो ऐसा क्या करे, या फिर अगर वो मान लीजिए कंप्लेन फाइल कर दिया, ठीक है, उसको गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ भी मिल गया, मतलब ऑर्डर गवर्नमेंट ने किया या जो भी मतलब उसको ऑर्डर्स दिए गए कि आपको ये चीजें फैसिलिटी मिलेगी, तो वो क्या क्या फैसिलिटी उसको मिलेगी, हम उन फैसिलिटीज की बात करेंगे। पहला, रिमूव द डिफॉल्ट या फिर डिफेक्टिव। जो भी गुड्स में अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट है तो उस पार्ट को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ये है, यानी अगर कोई गुड्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे सपोज दैट कंज्यूमर ने कुकर लिया, कुकर में कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सपोज दैट उसकी सीटी में कोई दिक्कत थी, अब वो सीटी क्या है कि कोई मतलब कंप्लेन फाइल हुआ, केस हुआ एंड कंज्यूमर के फेवर में आया कि वो चेंज होना चाहिए, तो जो भी डिफेक्टिव पार्ट होगा वो चेंज होना चाहिए, यानी कि अब उसको नई सीटी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को ही आप रिप्लेस कर दो, मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट चेंज। ठीक है, पूरा चेंज, एक की जगह पुराने की जगह आप उसको नया प्रोडक्ट अवेलेबल कराओ। रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट। एंड सपोज दैट कि अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो जितने का या फिर जितना उसने प्राइस पे किया है कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को प्रेफर या फिर कंज्यूम करने के लिए, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट उसको रिफंड हो जाना चाहिए या फिर वो रिफंड ले सकता है। रीजनेबल अमाउंट ऑफ अ कंपनसेशन फॉर एनी लॉसेज और इंजरीज। कई बार ऐसा होता है ना कि प्रोडक्ट यूज करने में क्या होता है कि कंज्यूमर को मतलब उसके फिजिकली वे में भी उससे अफेक्ट या फिर डैमेजेस उसको पे करने पड़ते हैं। जैसे सपोज दैट क्या फोन यूज कर रहा हूं, फोन में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, फोन यूज करते करते क्या हो, फोन हीट होकर के फट गया या फिर जल गया, चाहे जो भी हो, और आपके अगर कान में या फिर आपके ईयर्स में अगर प्रॉब्लम हो तो उस चीज की इंजरी का भी आप कंपनसेशन ले सकते हो। ये है। नेक्स्ट वन, नॉट टू ऑफर द हैजार्डियस गुड्स फॉर द सेल। ये चीजें कुछ है सेलर्स के लिए, यानी कि अगर सेलर को पता है कि ये गुड्स कंज्यूमर के लिए फेवरेबल नहीं है तो उस गुड्स को वो ऑफर ही ना करे बेचने को। क्योंकि देखिए हम कंज्यूमर क्या है ना, सस्ती चीज के पीछे भागते हैं। अगर हमें सस्ती चीज अगर खराब है और अगर सेलर हमें ऑफर ही नहीं करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसके घर में घुसकर उससे ले लेंगे ना जी। तो सिंपल सी चीज क्या है कि वो ऑफर ना करे सेल करने को। दूसरा, टू विड्रॉ द हैजार्डियस गुड्स फ्रॉम द सेल। अगर सपोज दैट कि सेलर को बाद में पता चलता है कि यार गुड्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करे कि उस गुड्स को विड्रॉल कर ले। जैसे
काफी टाइम पहले फोर्ड ने किया था, ठीक है, वो अपने एक कार को लेकर के किया था, उस कार में प्रॉब्लम थी तो उस कार को लेकर के उसने क्या, उस पूरी कार को मार्केट से आउट कर दिया, दोबारा उसको रीअसेंबल किया गया या फिर रीमैन्युफैक्चरिंग की गई या फिर उसकी प्रॉब्लम को रिमूव करके फिर मार्केट में लाया गया। तो वो चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा टू स्टॉप द मैन्युफैक्चरिंग फॉर द हजार्डियस गुड्स, और अदर गुड्स में प्रॉब्लम है, बाद में पता चलता है उसके रिसर्च में या डेवलपमेंट में, तो उस गुड्स की आप मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दो। क्योंकि आपको अगर पता है कि ये गुड्स मेरे लिए कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम है तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही क्यों करें। ये कुछ रिलीफ्स हैं, और भी कई चीजें हैं जो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, जैसे इको फ्रेंडली चीजें यूज करना चाहिए या फिर हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के कंसर्ट्स या फिर हमेशा हमें एडवर्टाइजमेंट देख करके प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। कई चीजें आप कंसीडर कर सकते हो, बट ये कुछ चीजें हैं जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख लीजिए। अब इस चैप्टर के हम लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, रोल ऑफ अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। देखिए ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, ये हमने, मुझे जहां तक याद है मैंने आपको इंपॉर्टेंस में बताया था कंज्यूमर के फेवर में। यानी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, ये एक संस्था होती है या फिर ये एक इंस्टीट्यूट फॉर्म की जाती है जिसका मेन पर्पस होता है कि ये कंज्यूमर के फेवर में काम करते हैं, ठीक है। जैसे कंज्यूमर के लिए कंप्लेन फाइल करना, कंज्यूमर को नॉलेज देना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड हर सारी चीज होती है। और इसमें एक और चीज आ जाती है एनजीओज। एनजीओ का मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिख दिया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मेनली सोशल वेलफेयर के लिए क्रिएट की जाती हो, नॉट फॉर द प्रॉफिट मोटिव, और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट या फिर गवर्नमेंट इसको क्रिएट नहीं करती, बिकॉज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही आप इसको सिंपली इंडिकेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ रोल्स की जो कि कंज्यूमर के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा या फिर फेवरेबल ये या फिर ये काम करते हैं, ठीक है। जैसे एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट द राइट्स, जैसे आपने पढ़ा था 6 राइट्स के बारे में, ठीक है। इसका मतलब है कि जो 6 राइट्स कंज्यूमर्स को दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है, वो सारे राइट्स वो कंज्यूमर को वेल अवेयर कराता है, मतलब कि नॉलेज देते हैं, ये ग्रुप के फॉर्म में या फिर एक इंस्टीट्यूट के तौर पे। पब्लिशिंग द इम्पार्ट नॉलेज अबाउट द कंज्यूमर्स प्रॉब्लम, और जो भी कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम होती है ये टाइम टू टाइम कंज्यूमर्स के फेवर में नॉलेज भी क्रिएट करते हैं या फिर ये नॉलेज देते रहते, चाहे तो मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू या फिर जैसे भी हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कंज्यूमर को। कैरिंग आउट द टेस्टिंग ऑफ अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, सपोज दैट कि कंज्यूमर के पास अगर कोई सोर्स नहीं है कि जो भी उसका प्रोडक्ट है उसको वो टेस्ट करा सके, तो ये क्या करते हैं, यानी कि जो एनजीओज हैं या फिर नॉन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करते हैं, उस कंज्यूमर के प्रोडक्ट को टेस्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ये लेते हैं, जिसमें ये कुछ पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, इन पे डिपेंड करता है। encouraging the consumers to strongly protect for their interest, और ये कंज्यूमर को क्या करते हैं, हमेशा बढ़ावा देते हैं या फिर मोटिवेट करते हैं, ताकि अगर कंज्यूमर को ये फील होता है कि दैट इज इट गोइंग समथिंग रॉन्ग विद देम, ठीक है, तो वो क्या करे, उसके अगेंस्ट में आवाज उठाए। मतलब जो भी इंटरेस्ट है कंज्यूमर का, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम बेनिफिट, अगर वो चीज गलत हो रही है कंज्यूमर के साथ तो वो स्ट्रांगली उसके लिए इंकरेज करते ताकि वो बढ़ावा देते हैं। एंड लास्ट वन इज दैट कि फिलिंग द कंप्लेंट्स इन एन एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंज्यूमर्स कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। अब जो अभी हमने लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था, 3 पॉइंट्स, राइट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, इन तीनों के फेवर में, जैसे सपोज दैट कंज्यूमर को नॉलेज नहीं है कि यार हमें कैसे करना है, क्योंकि कंज्यूमर मेरा अनऑर्गेनाइज्ड है या फिर उसके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है, तो ये क्या करते हैं, यानी कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एनजीओस क्या करते हैं, कंज्यूमर के फेवर में कंप्लेन फाइल करते हैं इन एप्रोप्रिएट कोर्ट, क्योंकि उनके पास परफेक्ट नॉलेज होती है डॉक्यूमेंट्स या फिर रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। ये तो थे कुछ पॉइंट्स, ठीक है। बाकी आपको अगर आप नेट पे चाहे तो या फिर अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में जो भी कुछ एनजीओस के नाम भी मैं आपको शेयर कर सकता हूं, जो भी हो, वरना वो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। बट हाँ, मोस्टली ये इस चैप्टर का या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लास्ट पॉइंट था। बाकी आप इसको नोट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर जो भी हो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में या फिर अपने स्टूडेंट्स या फिर जो भी फ्रेंड सर्कल है। बाकी जो भी हो कमेंट करके बताइए, और फिर ठीक है, बाकी इसको आप नोट कर लीजिए।